under a rule to refine. Through legal lenses, the stars align. Contracts and codes, they weave a thread, binding us all in the lives we've led. Through every precedent, every reform, we find the calm amidst the storm. The law a beacon steadfast and true, building a future for me and you. Oh, the divine learning where knowledge burns. To legal thought the world turns. With justice as our guiding light, we seek the truth, we fight the fight. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन खास है क्योंकि हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। यह साल न केवल नए अवसर और उम्मीदों का प्रतीक है, बल्कि हमें अपनी पढ़ाई और करियर को एक नई दिशा देने का मौका भी देता है। तो आने वाले साल की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप प्रसाद और आप देख रहे हैं द डिवाइन लर्निंग। आज की यह क्लास एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है, एक कंपैरिजन क्लास होने वाली है इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता के बीच में। इंडियन पिनल कोड हमारा बहुत ही पुराना जो क्रिमिनल लॉ है, 1860 से बन के आया हुआ है। उस टाइम जब हमारे पास ब्रिटिश इंडिया राज किया करती थी, और भारतीय न्याय संहिता अभी हाल ही का बनाया हुआ एक नया लॉ है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और क्या इन पे समानताएं हैं, वो हम आगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं इंडियन पिनल कोड के बारे में। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड हमारा 1860 में जो है हिंदुस्तान पे लागू हुआ था। 1860 हमारा वही पीरियड है जब हम पे ब्रिटिश हुकूमत राज किया करती थी। उस टाइम पीरियड, उस दौरान एक शख्स हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिनको लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से प्रेरित होकर के हमारे लिए इंडियन पिनल कोड का निर्माण किया था। अगर हम इंडियन पिनल कोड के ज्यूरिडिक्शन और स्कोप की बात करें तो यह पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल हुआ, जिसमें ना सिर्फ बहुत से ऑफेंसेस जो है इंक्लूड किए गए, जिसमें हमारे पास हत्या था, जिसमें हमारे पास चोरी थी, जिसमें हमारे पास देशद्रोह और मानहानि जैसे जो अपराध थे उनको कवर किया गया। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता 25 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में पास किया गया था और 1 जुलाई 2024 को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया था। भारतीय न्याय संहिता के सामने सबसे पहला जो मुद्दा उठा वो था रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट किसका? इंडियन पिनल कोड। जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वो हमारा 1860 से हिंदुस्तान पे लागू था, जिसको तकरीबन 150 साल हो चुके थे। तो हमारे सामने सबसे पहला मुद्दा यही उठता है कि हमें जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसको रिप्लेस करना चाहिए, और उसको रिप्लेस करने के लिए हमने भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया। अगर मैं इसके की ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो था वो था विक्टिम राइट्स, यानी कि जो पीड़ितों का अधिकार है, हमने सबसे पहले उस पर चर्चा करी और उसको मजबूत करने की इसमें कोशिश करी। दूसरा, हमारे पास बदलते समाज में हमने देखा कि कई सारे हमारे जो नए अपराध थे वो हमारे सामने देखने को मिले। तो हमने क्या किया, सोशल और टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने एक नए लॉ का निर्माण किया, जो कि हमें भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है। भारतीय न्याय संहिता की जो लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल है कि वो आराम से जनरल पब्लिक को, यानी कि आम जनता को जो है समझ में आ सकती है।
अगर मैं इसकी ड्राफ्टिंग प्रोसेस की बात करूं तो ड्राफ्टिंग प्रोसेस का जो जिम्मा था वो था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिन्होंने जो है एक हाई लेवल कमिटी को अपॉइंट किया जिसमें इंक्लूड किए गए लीगल एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स और जनरल पब्लिक के एक्सपर्ट्स। इन तीनों के सहयोग से मिल करके हमें जो है भारतीय न्याय संहिता का निर्माण करने में बहुत ही आसानी हुई। अगर मैं दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस की बात करूं तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर मैं आईपीसी की बात करता हूं तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं, 511 इसमें सेक्शन है। अगर बीएनएस की बात की जाए तो बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं और ये 20 चैप्टर्स 358 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो जो आईपीसी में यूज की गई लैंग्वेज है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो कि ब्रिटिश के कॉलोनियल एरा की मानी जाती है। जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, जो उनकी शब्दावली है, वो ब्रिटिश इंग्लिश की शब्दावली है, जिसको समझने में ब्रिटिश को आसानी हो सके। लेकिन अगर मैं बीएनएस की बात करता हूं तो बीएनएस में जो हमारी लैंग्वेज है, जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली हमने यूज की है, वो आसान शब्दावली है, बिल्कुल ऐसी शब्दावली है जो आम जनता को इजीली समझ में आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन की। ज्यूरिडिक्शन यानी कि उनका क्षेत्राधिकार। अगर इंडियन पिनल कोड की बात की जाए तो इंडियन पिनल कोड का जो क्षेत्राधिकार था, जो ज्यूरिडिक्शन था, वो संपूर्ण भारत था, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल होता है। और अगर भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात किया जाए तो इसका क्षेत्राधिकार भी पूरा संपूर्ण भारत है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें हमें एक और चीज देखने को मिलती है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं, हमने उनको कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको उनको कुछ छूट दे रखी है कि उनके एरिया में या उनके ज्यूरिडिक्शन में, उनके क्षेत्र में जो भी अपराध होते हैं, हम उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे ताकि हमें जो है उस पे जस्टिस या उस पे जो निर्णय है वो लेने में आसानी हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अपराधों के बारे में जिनका वर्णन हमें आईपीसी और बीएनएस दोनों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मर्डर की, यानी कि हत्या की अगर हम बात करें तो आईपीसी कहता है कि किसी को मारना इंटेंशनली हो सकता है, लेकिन हमारा बीएनएस कहता है कि किसी को मारने के पीछे या किसी की हत्या करने के पीछे बहुत सी बातें हमें देखनी पड़ती है। हमें देखनी पड़ती है उसका सरकमस्टेंस, कि किन परिस्थितियों में जो है वो अपराध हुआ है, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों में वो था, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, और इन दोनों के आधार पे ही हम उस अपराध को हत्या की श्रेणी में कवर कर सकते हैं। अगर बात करें चोरी की तो आईपीसी जो है चोरी को केवल दो भागों में बांटता है, एक चोरी और एक डकैती। लेकिन हमारा जो बीएनएस है वो चोरी और डकैती को बारीकी से क्लासिफाई करके, बारीकी से बता करके हमें उसके पीछे होने वाली जो क्लियरिटी है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करता है। अगर बात की जाए साइबर क्राइम्स की तो साइबर क्राइम्स आईपीसी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारा बीएनएस है इसमें हमें साइबर क्राइम के बारे में काफी अप टू डेट नॉलेज और अप टू डेट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट यानी कि दंड। सबसे पहला दंड जो हमें देखने को मिलता है वो है लाइफ
इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आजीवन कारावास भी कहा जाता है। आजीवन कारावास हमको आईपीसी और बीएनएस दोनों में देखने को मिलता है। आजीवन कारावास हमें तब देना पड़ता है जब कोई सीरियस ऑफेंस हमारे सामने आता है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, देशद्रोह। इसमें हम जो है आजीवन कारावास का प्रावधान देखते हैं। बीएनएस में जो है एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हम आजीवन कारावास की जो अवधि है, यानी कि जो ड्यूरेशन है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की बात आती है, यानी कि कितने सालों तक हम किसी को कारावास में रख सकते हैं, तो आईपीसी में मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स की हमारे पास प्रावधान है। कई सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे हमें 10 साल का कारावास देखने को मिलता है, लेकिन बीएनएस में हमारे पास ये प्रावधान है कि हम इसकी अवधि को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं जैसा हमारे सामने कोई अपराध आएगा। हम उसका सर्कमस्टेंसेस, उसके बैकग्राउंड को देख करके हम जो हमारा कारावास है उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं और उसकी अवधि को हम घटा भी सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास फाइन। फाइन यानी कि जो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, जो पैसों के जरिए हम कोर्ट में पेश करते हैं, उसको फाइन कहते हैं। आईपीसी में हमारे पास यह प्रावधान है कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन किसी पे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बीएनएस में जो है हमारे पास यह प्रावधान है कि हम किसी भी अपराधी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जान करके तब जाकर के उस पे जो है मॉनेटरी जो फाइन है वो उस पे लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस के सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहला आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जाहिर सी बात है, जिसने अपराध किया है वही उसका जिम्मेदार होगा। तो अपराधी को ही उसके अपराध की हुई सजा मिलती है, यानी कि जो अपराध उसने किया है उसके लिए उसको दंड अवश्य मिलेगा। उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। अगर अपराध जो अपराधी ने किया है, अगर उसके पीछे जो अपराध उसने किया है उसकी वजह हमको पता चल जाए, तो हम उस वजह को खत्म करके, जो उसका समाधान करके हम उसको जो है समाज में पुनः स्थापित कर सकते हैं। तीसरा आता है विक्टिम राइट्स, यानी कि तीसरा जो सिद्धांत है वो है पीड़ित के अधिकारों के बारे में। हमें पीड़ित के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करनी होती है कि कैसे करके हम उसको जो है जस्टिस दिला सकें। चौथा हमारे पास आता है रेस्टोरेटिव जस्टिस। इसमें जो हानि हुई है अपराध के द्वारा हम उसकी भरपाई करते हैं ताकि समाज में एक उदाहरण जो है वो पैदा हो सके, एक उदाहरण जो है वो बन सके। दूसरा आता है, सबसे लास्ट आता है हमारे पास डेटरेंस। डेटरेंस थ्योरी या डेटरेंस का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि हमें एक ऐसा क्रिमिनल लॉ स्थापित करना चाहिए समाज में जो अपराध करने वाले या अपराधियों को पैदा करने या अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए उनके अपराध के लिए उनको दंड दे सके। अगर हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है मॉडर्नाइजेशन। बीएनएस में हमें देखने को मिलता है कि बीएनएस जो है वो जो पुराना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो ओल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके साथ मिलके एक नई प्रिंसिपल्स, एक नई बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। जैसा कि वहां आईपीसी में हमारे पास जो लैंग्वेज थी वो ब्रिटिश टाइप की लैंग्वेज थी, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता में लैंग्वेज यूज हुई है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल जो लैंग्वेज है वो यूज हुई है। दूसरा, जो हमारे पीड़ित हैं उनके जो अधिकार हैं हमको उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की और ज्यादा स्ट्रेंथिंग करने की, यानी कि मजबूत करने की जो हमें देखने की पड़ी वो भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो रेस्टोरेटिव अप्रोच आती है। रेस्टोरेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ ना पनिशमेंट पे फोकस करें, बाकी हमें जो है
और चीजों पे यानी कि अदर सर्कमस्टेंसेस पे, अदर बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपराध के पीछे की वजह को खत्म करके अपराधी को पुनः स्थापित कर सकें तो हमें उसके ऊपर भी जोर देना चाहिए। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी। कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उसमें जो हम सिस्टम यूज कर सके वो आम जनता को आसानी से समझ में आ सके। जो भाषा हमने यूज कर रखी है वो भाषा आराम से जो है हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको आराम से समझ में आ सके। आखिरी में अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भारतीय न्याय संहिता में जो है हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके एक नए मुकाम पे पहुंचा सकती है। अगर हम विक्टिम राइट्स को देखें तो विक्टिम राइट्स को भी हमें बीएनएस में बहुत ही मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहेबिलिटेशन भी जो है, जो रिहेबिलिटेशन का अप्रोच है, जो रिहेबिलिटेशन हमें देखने को मिलती है वो बीएनएस में बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। और अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज हमने यूज कर रखी है भारतीय न्याय संहिता में वो लैंग्वेज और इंडियन पिनल कोड एक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।